देवभूमि की दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे चुनावी साल में भी सड़कें बदहाल। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं और इस दौरान करीब 6 अधिकारी बतौर सीईओ स्मार्ट सिटी संभाल चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक देहरादून शहर पूरी तरह से स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। इसके विपरीत देहरादून की जनता स्मार्ट सिटी के नाम पर अधूरे पड़े सड़कों के काम से बेहद परेशान और हैरान है। खुदी हुई सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष में बड़े नेता देहरादून में रहते हैं। नेता और अधिकारियों के आवास के साथ ही साथ तमाम विभाग यही मौजूद है, लेकिन बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाती जनता की फिक्र किसी को भी नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर बड़े दिग्गज भी उतरे, लेकिन फिर भी चुनावी घोषणा पत्र में सड़कों को लेकर कोई घोषणा नजर नहीं आई। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चुनावी साल में भी सड़कें बदहाल, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जिस शहर में स्मार्ट सिटी के ख्वाब को धरातल पर उतारा जा रहा है, उसी शहर के कई ऐसे स्याह पक्ष भी हैं जिनका समाधान किए बिना स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। स्मार्ट सिटी को एक तरफ भी रख दें तो राजधानी का शहर होने के नाते भी ऐसी तस्वीर शोभा नहीं देती है। ये जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, चलने फिरने में परेशानी हो रही है चलने, और ट्रैफिक बहुत हो रहा है, ट्रैफिक बहुत है। हाँ यहाँ पे जेल अपनी गैस पाइपलाइन दिखा रहा है, तो ये काम जो हो रहा है इनके उच्च अधिकारियों के नॉलेज में भी नहीं है और इनके लिए भी टोटली सरप्राइज। तो मेरा इन अधिकारियों से यही अनुरोध था कि कृपया अपना टाइम जो है आगे फील्ड में निरीक्षण करें और स्पॉट में जो हो रहा है उससे रूबरू, और ऑफिस में बैठ के मॉनिटरिंग करने से कोई चीज़ होने वाला नहीं है। और फील्ड की वास्तविकता जो है बिल्कुल अलग है, और फील्ड में जब तक हम लोग आगे नहीं देखेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे फील्ड लेवल पे, तो कोई प्रोग्रेस आने वाला नहीं है और अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान होने वाला है। तो इनको इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के लिए मैंने कहा है, उनको वार्निंग भी दी हुई है कि जो काम रात को किया जा सकता है वो रात को कर। बात हो रही है शहर की सड़कों की दशा की। स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते उधड़ी सड़कों को एक तरफ भी रख दें तो हमारी मशीनरी उन सड़कों की दशा भी नहीं सुधार पा रही है, जहां किसी तरह का काम भी गतिमान नहीं है। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं, तो ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है, आज कहीं कोई बदलाव लगा है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूं कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक वादा पूरे देश से किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं 7 साल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हो गया है। 4 साल से 5 साल पहले ये वादा किया गया था। इन 100 स्मार्ट सिटियों में से एक स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड प्रदेश को देहरादून में नामित की गई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के उत्तराखंड वासियों का शोषण हो रहा है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे बस केवल जनता यहाँ की परेशान है, एक आम आदमी परेशान है। रोडों में यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, सारा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, और स्मार्ट सिटी का बस एक जो है झुंझुना उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के नाम के लिए पकड़ा दिया है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ फ्लाईओवर्स यहाँ पे उतने सक्सेस नहीं है, यहाँ पे मेट्रो की सिटी की बात की गई थी। तो ये जो केवल आज बीजेपी सरकार आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जाती हुई यहाँ से सरकती हुई इसलिए दिखाई दे रही, क्योंकि उनके जो झूठ का पुलिंदा है वो जनता की समझ में आ चुका है। डबल इंजन की सरकार का जो ये बात करते थे आज वो पूरी खत्म होती सी नजर आ रही है, इसलिए यहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। वो अब इस बार बीजेपी सरकार से छुटकारा चाहता है, और जो स्मार्ट सिटी का जो खोखला वादा किया गया है कहीं ना कहीं वो आम जनता से और आम आदमी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है और इसकी गणना देश के अग्रणी नगरों में से है। स्मार्ट सिटी को लेकर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के कुछ स्थानों पर खुदाई हो रही है, कहीं पर कुछ और निर्माण कार्य होने से चीज़ें जो है सामान्य से हटकर हैं और बाधित भी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट है वो इतना शानदार है कि जब पूरा कार्य हो जाएगा तो देहरादून अपने आप में एक निखरा हुआ नए रूप का नगर होगा। लेकिन कांग्रेस को विकास से तो कोई लेना देना है नहीं, उसको हर बात की आलोचना करनी है, और इसी कारण से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को भी वो बुरा कह रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं।
बदहाली का ये आलम है कि राजधानी देहरादून के स्मार्ट सिटी बनने का ख्वाब देखने वाली जनता सिर्फ परेशानी झेलने पर मजबूर है। इन सड़कों पर चलकर दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार करके विकास के बड़े बड़े दावे करते नजर आए, लेकिन हैरत की बात यह है कि लोगों को भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाने वाले दिग्गजों को ना तो सड़कों की ये बदहाल स्थिति दिखाई दी और ना ही जनता की परेशानी। इसलिए किसी भी दिग्गज के चुनावी संकल्प पत्र में बदहाल सड़कों का मुद्दा नजर नहीं आया। राजधानी देहरादून में हालात फिर भी बेहतर हैं, लेकिन उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में ऑल वेदर रोड परियोजना के बावजूद लोगों को मीलों पैदल सफर तय करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने की सुविधाएं जर्जर हैं। आज तड़के सुबह में हुई टनकपुर सड़क दुर्घटना जैसे कई दुखद हादसों के जिम्मेदार भी यही बदहाल सड़कें हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाती लोगों की जिंदगानी आखिर कब तक दांव पर लगती रहेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली के साथ हिना आजमी की रिपोर्ट। तो जिस तरह से रिपोर्ट में आपने साफ देखा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ ही साथ जिस तरह से सड़कों का हाल खुदा पड़ा हुआ है, गड्ढे पे गड्ढे वहां पर हैं और इनको दुरुस्त करने के लिए पुख्ता तौर पर ना ही कोई प्लानिंग है, ना अधिकारियों के द्वारा बेहतर तरीके से काम कराया जा रहा है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता सीमा डोरा हमारे साथ बनी हुई है, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता दीप बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार और किरण रावत यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल सीमा डोरा जी आपसे ही है। चुनावी साल था, सरकार भी आपकी थी, स्मार्ट सिटी बनाने की प्लानिंग बहुत बेहतरीन है, ठीक है। जब वो प्लानिंग हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब हो सकता है कि आप जनता को तस्वीर दिखा पाएंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के साथ ही साथ वो जो कार्य होता है उस दौरान भी जनता को कितनी दिक्कतें होती हैं उसकी भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। यदि आप वहां पर फेल होते हैं और उल्टा सुविधा के बजाय जनता को परेशानियां मिलती हैं तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है। क्या कहना है आपका इस समय देहरादून में जिस तरह से सड़कों का खस्ता हाल जाल बना हुआ है? जी, 2 लाइनें बोलूंगी। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा हमारा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। देखिए, जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो समय लगता है। जब आप एक मकान भी बनाने को लेते हैं, 4 मंजिला मकान भी बनाएंगे, उसको बनते बनते भी साल 1.5 साल हो जाते हैं उसकी कंप्लीशन। लेकिन ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें लगभग हमने जो बोला राजपुर जो बालिका इंटर कॉलेज है उस 5 करोड़ की लागत का, घंटाघर से सिल्वर सिटी तक लगेंगे सेंसर ताकि जाम ना हो, उसके देंगे। कई सड़कें स्मार्ट सड़कें बन जाएंगी, इसी रोड हो गया, राजपुर रोड हो गया, हरिद्वार चक्रौता रोड, और पार्किंग सुविधाओं के सहित 22 चौराहों को चौड़ीकरण किया जाएगा। स्मार्ट टॉयलेट शहरों में बनेंगे, दूर में 24 वाटर ATM लग जाएंगे, और न जाने कितना कुछ आगे मैं आपको अगर गिनाने लगूं तो एक लंबी लिस्ट है जो ऐसा हो जाएगा हमारा देहरादून कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन सबको करने के लिए समय लगता है। अभी शुरुआत हमने कहाँ से करी? हमने दिल्ली से 4 लाइन एक्सप्रेस, जो दिल्ली से देहरादून। अब आप देखो, जो पहले हम लोग मुजफ्फरनगर जाते थे, इधर से होते घूमते घामते निकलते हुए जाते थे तो कितना जाम में फंसते थे, जिसके कारण कम से कम 6 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते। आज आपको दिल्ली पहुंचने के लिए 3.5 घंटे। ठीक है सीमा जी मैंने तो ये सवाल ही नहीं उठाया, मैंने सवाल ये उठाया है कि ठीक है आपकी प्लानिंग बेहद बेहतरीन होगी जब बनकर तैयार होगा, लेकिन आप जिस तरह से कह रही है कि घर बनने में भी समय लगता है, घर बनने में समय लगता है तो घर वाले उस बात का इंतजाम करते हैं कि जितना समय घर बनेगा उतने समय किस तरह से घर की व्यवस्था देखी जाएगी। मेट्रो का यदि हम उदाहरण लें तो मेट्रो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बन रही है, हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से काम होता है, और जैसे ही एक फेज का काम खत्म होता है उस जगह को दुरुस्त कर दिया जाता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इस बात पर मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी, लेकिन हमारे साथ दीप बोरा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दीप बोरा जी, क्या कहना है आपका कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम करिए, वो बेहद बेहतरीन है, लेकिन उस काम के साथ साथ जनता को कितने दिनों परेशानी में रहना होगा वो प्लानिंग करना भी तो सरकार का काम है। देखिए, स्मार्ट सिटी है, एक छलावा है, एक पैसे लूटने की एक सरकार ने की है। स्मार्ट सिटी डर्टी सिटी बना दिया गया है, और ये डर्टी सिटी मेरे को नहीं लगता कि भाजपाइयों को या भाजपा के साथियों को कहीं दिख रही होगी। आज तो आचार संहिता लगी हुई है,
रोज डीएम अखबार अग्रणी समाचार पत्रों में आप उनकी फोटोज देखें और देखें कि वो गली मोहल्लों में घूम रहे हैं कि देहरादून स्मार्ट सिटी का हाल क्या है। सिर्फ 4 जने, माननीय मेयर साहब और इनके विधायक 4, वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे जो प्रबुद्ध लोग रह रहे हैं सालों से देहरादून में, उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनसे पूछा तक नहीं गया, ना पत्रकारों से, ना वकीलों से, ना आम जनता के प्रबुद्ध लोगों से, ना एनजीओ से। टूटी हुई टाइलें दिख रही हैं आपको, पलटन बाजार में जाइए और घंटाघर की तरफ टाइलें देखिए। ये घंटाघर की वोट पुरानी टाइल्स है जो लोग पुराने जमाने में वॉशरूम्स में लगाते थे। इस पे भी मुद्दा उठाया कई लोगों ने वहां पे जाके नगर निगम में। ठीक तो है। आप ये देखिए, ट्यूबवेल में जो पानी, जल स्रोत तो हमारा कम हो गया, लेकिन ये उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर बदल रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे। अरे भैया, उसके अंदर जो मोटर पानी खींच रही है उसको तो बदल दो, वो नहीं बदला जा रहा है। ठीक है, हेमा भंडारी जी के पाएंगे, आम आदमी पार्टी से जुड़ी। हेमा भंडारी जी, क्या लगता है आपको कि स्मार्ट सिटी तो कम, परेशानियां लोगों को ज्यादा मिली हैं? जी देखिए, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही रहा है कि लगातार जिसको भी जनता ने चुना है, 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल भाजपा की सरकार, लगातार 10-10 वर्षों से दोनों सरकारों ने राज किया है। लेकिन जो यहाँ से बदतर स्थिति है, यहाँ की सड़कें बिल्कुल इनकी जैसे ही थोड़ा सा बरसात आती है तो इनकी सरकारों की पोल खोलनी शुरू हो जाती है। और अभी सीमा डोरा जी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जो बैठी थी केंद्र सरकार के कार्यों की, इन्होंने 5 साल इनको हो गए हैं, इन्होंने क्यों नहीं इन पे कार्य किया? और इतनी ज्यादा जो यहाँ बात एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कि हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये सड़कों की बदहाल स्थिति तो ठीक नहीं कर सकते। उन्होंने जनता ने विधायक इनके चुन के लेके आए, विधायकों ने अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, वो अपने क्षेत्र का तक तो विकास नहीं कर सकते। सिर्फ उन्होंने विकास किया है तो अपना विकास किया है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि हरिद्वार में कुंभ मेले में जो उनके रैली निकली थी तो वो गड्ढों में निकली और वहां पर कितने एक्सीडेंट। ठीक है, यूकेडी से हमारे साथ, ठीक है हेमा भंडारी जी आपके पास आते हैं। किरण रावत भी हमारे साथ यूकेडी से बनी हुई है। किरण जी, क्या लगता है आपको कि चुनाव में भी सड़कों को लेकर मुद्दा नहीं उठाया गया, तमाम अन्य मुद्दों की यहाँ पर बात जरूर की गई, लेकिन देहरादून की जो हालत है, और देहरादून के साथ ही साथ मैं दूर दराज के इलाकों की भी बात यहाँ पर छेड़ना चाहूंगी। पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में लोगों को रोड कनेक्टिविटी अभी 21वीं सदी में भी कई बार नहीं मिली है और चारपाई पर लोगों को, बीमारों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक करिएगा। जी किरण जी, सुनाई दे रहा है जी? हाँ। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी और आपको भी खासकर कि आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा ही मुखर रहा है राज्य हित के मुद्दों को लेकर। और स्मार्ट सिटी इस समय से एक, जिसे कहते हैं कि सबसे एक बड़ा मुद्दा देहरादून में बना हुआ है। स्मार्ट सिटी, जैसा कि अभी सीमा डोरा जी ने कहा कि 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट, और इसमें 6 सीईओ जो कि जिलाधिकारी महोदय इसके सीईओ होते हैं, बदले जा चुके हैं अब तक। इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जो है संदेहात्मक स्थिति पैदा हो रही है। 6 सीईओ का बदलना जो है इस तरफ इशारे करता है। सड़कों की अगर बात की जाए, क्योंकि मैं खुद 2022 चुनाव में धर्मपुर विधानसभा से उक्रांत की प्रत्याशी थी, तो चुनाव प्रचार में कहेंगे, अभी की बात है, मैं पिछले अगर 5 सालों की भी बात करूं तो सड़कों की स्थिति बहुत ही बदहाल है। जगह जगह खुदाई की जाती है, गड्ढे जो है ठीक से नहीं भरे जाते हैं, दुर्घटना का कारण वो बनते हैं। और स्मार्ट सिटी में देखा जाए, लाइट्स, हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सही ना होने की वजह से, रात में प्रॉपर विजन ना होने की वजह से भी एक्सीडेंट जो है ज्यादा समय बढ़े हैं। और आप जैसे कि कह रहे हैं कि पहाड़ों पर सड़कें ना होने की वजह से जो है लोग मर जाते हैं, या जो बीच में प्रसव रास्ते में कराने पड़ रहे हैं, या चारपाई में लेके आना पड़ रहा है। 21 साल बाद, जबकि उत्तराखंड में 2 बड़े राष्ट्रीय दल जो है सत्ता में रह चुके हैं, उसके बाद आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, और यहाँ पर 3 पॉलिटिकल पार्टी के और भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो एक आम उत्तराखंडी होने के नाते इसका जवाब उन सबके जहन में होगा कि राष्ट्रीय दल
21 सालों में कितना विकास कर पाए। ठीक है, हमारे साथ कुलदीप राणा भी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। कुलदीप जी, आपसे यदि मैं जानना चाहूं, जिस तरह से यहाँ पर किरण जी ने भी सवाल उठाया है कि 6 अधिकारियों ने ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आए जरूर थे, लेकिन सीईओ रहते हुए प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। 6 अधिकारी यहाँ पर बदले जा चुके हैं। स्थिति देहरादून की यदि सबसे पहले बात की जाए तो जिस तरह का खस्ता हाल स्थिति है, और चुनावी साल में जब इस तरह की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। पहले तो ये बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि अक्सर देखा जाता था कि जब भी चुनावी वर्ष आते हैं तो शहरों की, सड़कों की, तमाम व्यवस्थाओं की स्थिति में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन, सुधार देखने को मिलता था। क्योंकि सरकारें जनता चुनाव में जा रही हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना होता था, तो इसलिए वो चीजें सुधार की तरफ दिखाई देती थी, अपनी खानापूर्ति उसमें दिखाई देती थी। लेकिन इस बार का आलम ये रहा कि जो मतदाता हैं वो उन्हीं खड्डों की से सड़कों से होते हुए वो मतदान करने के लिए गए हैं। अब आपने देहरादून की स्मार्ट सिटी की जो बात की है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, और जब ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में आया, जबकि कांग्रेस के समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर के हलचल चल रही थी और एक बड़ा समय लगा उत्तराखंड को, देहरादून को इसमें शामिल होने में। लेकिन विगत 5 सालों में, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी जब जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के 4ठी विधानसभा के लिए, उनके कार्यकाल में ये शुरू हो गया था, और जिस तरह की चीजें रही हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की वो रखता है। क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में जितनी चीजें हुई हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर आना चाहूंगा। जो देहरादून का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये देहरादून महानगर में है, और देहरादून महानगर में 4 विधानसभाएं आती हैं, लेकिन इसका जो अधिकांश काम है वो मात्र 1 विधानसभा में हुआ। ये बात मैंने जब स्मार्ट सिटी के जो कर्मचारी हैं उन लोगों से जब बातचीत करी तो मुझे इसकी जानकारी मिली कि इसका मैक्सिमम काम जो है वो 1 विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा हुआ है बनिस्पत 3 की। दूसरी बात ये रही है कि इसमें मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूं, हालांकि ये छोटा सा उदाहरण भी 21 करोड़ का है। ये पलटन बाजार का है। यहाँ का एक देहरादून का एक बड़ा फेमस बाजार है, और बड़ा प्रसिद्ध है। लोग जब पर्यटक आते हैं तो पलटन बाजार की खूबसूरती को देखने जाते हैं। अंग्रेजों के टाइम पे कभी यहाँ से फौज की पलटनें गुजरती थी, तो उसके नाम पे इसका नाम पलटन बाजार हुआ। तो उस पलटन बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए 21 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी। और आलम ये है उस पलटन बाजार का कि वहां ना तो नालियां बन पाई, नालियों के बीच में बिजली के खंभे लगे हैं। ये हमारे स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों का हाल है, और ये मैंने खुद जाके मुआयना किया है, मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। मैंने जब उसके मिस्त्री से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तुमने नाली के बीच में बिजली का पोल है, इसको कैसे हटाओगे? तो वो कहने लगा, साहब हमें तो नाली बनाने के लिए कहा गया है, साहब अपने आप हटाते हैं। जी बिल्कुल कुलदीप जी, ये स्मार्ट काम है। कुलदीप जी, सीमा जी से मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगी। जी सीमा जी, आप तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर गिना रहे थे। पलटन बाजार का यहाँ पर जब साफ साफ सीधे सीधे कुलदीप राणा जी ने जिक्र किया है, और इसी तरह से स्ट्रीट लाइट को लेकर किरण जी ने सवाल उठाया है। इन सवालों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? काम की जब शुरुआत हुई थी तो ये सब बेसिक शुरुआत होती है। यदि नालियों के बीच में आपके पोल हैं तो उसको आप पहले चरण में ही दूर करेंगे, उन्हें आप बाद में नहीं दूर कर सकते। प्रियंका, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। प्रियंका जी, इससे पहले कि आप सीमा जी से जवाब लें, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो स्मार्ट सिटी के ऑफिस के सामने का है। ये अगर आप देखें, ये स्मार्ट सिटी के ऑफिस के सामने का वीडियो है जी। और ये इसके आगे जो नाला जा रहा है, ये पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पूरी नाली चौक हो रखी है। ठीक है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देहरादून में प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कितनी गंभीरता से काम किया जा रहा है। जी सीमा जी, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इंस्पेक्शन भी किया डीएम ने, और व्यापारियों के साथ भी उन्होंने बैठक ली थी। यूपीसीएल के अधिकारियों को भी उन्होंने काफी लताड़ लगाई इस बात के लिए कि इस तरीके से पानी जो है वो क्यों ओवरफ्लो हो रहा है, और साथ में जो अपने खंभे बोले कि वो क्यों लगे हुए हैं। तो देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि डिले हुआ, लेकिन डिले कुछ तो कोरोना के कारण हो गया, और कुछ कोरोना में पता आपको 2-2.5 साल तो ऐसे चले गए, जो आपको लेबर मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इधर उधर की लेबर से सब जा चुकी थी, तो लेबर काम कहाँ करने को तैयार होती थी।
लेकिन जब कोरोना हुआ तो उसके बाद काम शुरू करा गया, जिसमें काम बना हुआ है बीच में, जैसे डाटकाली की सुरंग बनी, मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो ये एक्सेस बनी, पूरी रोड बनी यहाँ तक, आप देख ही रहे हो बिहारीगढ़ तक आ जाता है पूरा दिल्ली से। तो ये सब चीजें तो हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं जो मेरा अपना मत है कि सब कुछ ठीक है सीमा जी, 6 अधिकारी इस पर क्यों बदले गए, इस पर भी हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो यहाँ पर लगातार देवभूमि के दंगल में हम चुनावी साल में जिस तरह से देहरादून स्मार्ट सिटी की सड़कें खस्ता हाल है, उसके अलावा भी पहाड़ों की यदि बात करें तो सड़कों की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरा पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। चुनावी साल में भी सड़कें खस्ताहाल, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। दीप बोरा जी, अगला सवाल मेरा आपसे। सीमा जी से हमने सवाल किया तो इस बात से सहमत जरूर नजर आई कि परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना पर ठीकरा भी फोड़ती हुई नजर आई। चुनावी साल की हम बात कर रहे थे, इलेक्शन के प्रचार प्रसार में तमाम राजनीतिक पार्टियों को जब से इजाजत मिली तब से भारी भड़कम भीड़ के साथ में चुनाव प्रचार किया जा रहा था। जब तमाम चीजें की जा सकती हैं तो केवल इस तरह के कामों में ही कोरोना को आगे क्यों लाया जाता है? प्रियंका जी, देखिए, ये पूरा जो स्मार्ट सिटी का अब माहौल ये क्रिएट किया गया था, ये सिर्फ अब एक डर्टी ब्लैक मनी की तरफ चला जाता है। आप बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 98 करोड़ रुपए सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी का बजट था। इन्होंने वो कभी पैसे नहीं भेजे और हम कहते रहे कि देहरादून को भी स्मार्ट सिटी में शामिल करो, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसके बाद भाजपा की सरकार बनती है तो इनका इतना ही थोड़ा सा बजट है। ये 1400 करोड़ कहाँ का गिना रहे हैं, और 1400 करोड़ में तो एक ग्रेटर देहरादून भी बन सकता है। स्मार्ट सिटी क्या, आप एक अच्छा सा ग्रेटर देहरादून भी बना सकते हैं। बार बार ये कहना, 2007 पे पूरी दिल्ली से लेके देहरादून तक का कार्य लेन का शुरू हो चुका था। हाँ, अब इन्होंने दूसरी एक लेन का गडकरी जी ने कहा है, वो अलग चीज है। और ये सुरंग के 88 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार के स्वीकृत हो रखे थे। इनको हटा के मेन देहरादून की बात हम करें तो मेन देहरादून में सड़कें खुदी पड़ी हैं, सिर्फ सड़कें और पाइप अंदर डाले गए हैं, सड़कें बनाई नहीं गई हैं। टाइलें का काम, कोई भी बड़े से बड़े की टाइल का काम 1-1.5 महीने में पूरा हो जाता है। टाइलें एक साथ सब लगती है। अगर ये टाइल्स को पलटन बाजार की टाइल्स को स्मार्ट सिटी कहते हैं तो हर घर में टाइल्स लगती हैं, वही स्मार्ट सिटी में ही। फिर आप उसको गिन लीजिए, सबके स्मार्ट घर हैं। हम बात कर रहे हैं जो नक्काशी जिसमें आज जल भराव हो जाता है, लोग अपनी जान माल का नुकसान कर रहे हैं, उस पे काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। और हमने कई बार ज्ञापन जाके स्मार्ट सिटी के ऑफिस में दिया। इसमें नगर निगम के आईएएस साहब भी इनके लेखे जोखे में साथ हैं, साथ ही डीएम साहब भी हैं, और भी कई आईएएस हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन 4 विधायक और एक माननीय मेयर साहब ये तय करते हैं कि पैसा कहाँ लगना चाहिए। विपक्ष से भी नहीं पूछा जाता, ना तो चर्चा सदन में होती है, ना नगर निगम के सदन में होती है, ना प्रबुद्ध लोगों से, या चाहे पत्रकार हो चाहे वकील हो। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा, ऐसे एनजीओ को नहीं बुलाया जाता। सिर्फ एलईडी ऊपर लगा दिए गए, उसमें सिर्फ नाम चमक रहे हैं नेताओं के। इससे ज्यादा देहरादून में आप बताइए ना मुझे।
जी। इनको 1000 करोड़ रुपए और दे दीजिए, ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, किरण जी आपके पास आते हैं। सवाल जब हम यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरह से आपने भी सवाल उठाया कि 6 अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और 6 अधिकारियों के द्वारा जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं नजर आ रहा, ये भी इस बात की भी गुत्थी यहाँ पर सुलझने का नाम नहीं ले रही कि आखिर 6 अधिकारी क्यों बदले जाते हैं। इतना लंबा समय तो नहीं रहा होगा। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति संदेहास्पद बनी हुई है? साथ ही साथ पहले चरणों में जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, उस प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं कमी है। यही वजह है कि धरातल पर वो पूरा प्लान उतरने में कामयाब नहीं हो पा रहा अधिकारियों के द्वारा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 6 सीईओ इसमें अभी तक बदले जा चुके हैं और इस पर जो है मैंने एक आरटीआई भी स्मार्ट सिटी ऑफिस में लगी हुई है, जिसका अभी पिछले 5 महीने पहले मैंने वो लगाई थी। अभी तक कोई जवाब वहां से आया नहीं है। और इसके लिए बताती हूँ, जब ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पहले जब ये शुरुआत हुई थी और अभी पिछले जो है 1-2 महीने पहले भी यहाँ से 5-6 लोगों का डेलीगेशन जो है बाहर जाता है ये देखने को कि स्मार्ट सिटी में हमको क्या करना है, कैसे करना है। ये सब होने के बावजूद अगर हम मेन मुद्दे पर आते हैं, तो अगर स्मार्ट सिटी में आप सड़कें बना रहे हो तो सबसे पहले जो इन्होंने नालों को अंडरग्राउंड किया है, ड्रेनेज की जो हमारी समस्या है उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और जो ये इन्होंने नाले बंद किए हैं, बरसात में सारे के सारे जगह जल भराव का समस्या इस बार बरसात में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि ड्रेनेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी वजह, बाहर देश देखने को तो चले गए कि स्मार्ट सिटी में काम कैसे करना है। उसमें अगर सबसे ज्यादा देखने वाली बात थी तो बाहर देशों में जब अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर, पानी के पाइप, टेलीफोन वायर, सबका सब वहां पर अंडरग्राउंड होता है। और वहां की सड़कें देखें, मेटेलिक ही वो देखने को मिलती है। देख के आ गए, घूम के आ गए, लेकिन वापस आने के बाद ये भूल गए कि हम वहां करने क्या गए थे। जी। लेकिन वही अपनी टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे, स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, नालियों में कचरा भरा हुआ है और कहने को स्मार्ट सिटी है। 2017 में 4100 शहरों में से देहरादून को भी सिलेक्ट किया गया था स्मार्ट सिटी के लिए और ये 2022 है। कहने को ये कहते हैं कि बीच में कोरोना काल आ गए थे। कोरोना काल में, पहले कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था पिछले 1-2 महीने का, उसके बाद से सब कुछ गतिविधियां चल रही है, पॉलिटिकल चल रही है, स्कूल भले ही घर में हमारे ऑनलाइन हुए, ऑफिसेस चल रहे हैं। तो सिर्फ हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसके लिए कोरोना काल जो है वो हमको जो है क्यों दिया जा रहा है कि कोरोना की वजह से इसमें रीच हो गया है, क्यों अपनी जो है दायित्व पूरे नहीं कर पाए, उसे मानते क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है ये जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, कुलदीप जी के पास जाएंगे। जी कुलदीप जी, स्मार्ट सिटी की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तो जिस तरह से किरण जी का भी कहना है, स्मार्ट सिटी का मतलब यही है कि बेहतर आपका ड्रेनेज सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो। ड्रेनेज की बात पर यहाँ पर आपसे मैं राय लेना चाहूंगी। दूसरी बात, कनेक्टिविटी की बात करें तो शिकायतें तो आती हैं कि दूसरे देश के नेटवर्क को भी कई बार कनेक्ट करके लोगों को बातचीत करनी पड़ती है दूर दराज के इलाकों में। तो किस तरह की ये प्लानिंग रही है? दूसरी बात ये कि क्या इन पर वाकई में कुछ काम हुआ भी है या नहीं? देखिए, देहरादून में जो वर्तमान हालात हैं उनको देख करके तो स्मार्ट सिटी के तमाम कार्यों पर सवाल खड़े हुए। मैं अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था, मैं आपको ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाली के बीच में ये पोल है। जी। ठीक है, और ये पोल अभी भी वहीं पर स्थिर है। ये काम हो रहा है पलटन बाजार का, ये अभी भी वहीं पर स्थिर है। ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ ये चीजें चल रही है। ड्रेनेज को लेकर के ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी के पास कोई पुख्ता प्लान नहीं था। कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नाली बननी है, कहाँ नहीं बननी है, कहाँ देहरादून का शहर का ढलाव है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, कहाँ नहीं होता है। कई ऐसी जगह हैं, आज कई जगहों पे जहाँ स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, वहाँ जो दुकानदार हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी बरसात होती है और उस बरसात से जो पानी इकट्ठा होता है वो उनकी दुकानों में चला जाता है। जहां तक स्मार्ट सेंसर और स्मार्ट डोर्स की बात की गई, बिल्कुल यहाँ इन्होंने स्मार्ट सेंसर लगा दिए गए हैं, बिल्कुल सारे इसमें लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हीं सड़कों पर तो जेब्रा क्रॉसिंग है जी, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि ट्रैफिक को लेकर के चीजें वहां पर पुनर्स्थापित हो सके। ठीक, कहीं पर कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई देती। 350 करोड़ से ज्यादा का इन लोगों ने यहाँ पे कमांड सेंटर बनाया है, लेकिन उस कमांड सेंटर की उपयोगिता हमें आज तक, मेरे ख्याल से देहरादून वासियों को उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आई होगी कि इसका उपयोग है क्या।
इसका लाभ क्या मिलना है, इसका देहरादून के नागरिकों के संदर्भ में इसकी उपयोगिता कितनी सार्थक होगी, ये अभी तक यहाँ नहीं समझ में आई। ठीक है। जहां तक कोरोना काल की बात कही जा रही है, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल को पिछले वर्ष उस वक्त भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री श्री तीरथ रावत जी ने पलटन बाजार का निरीक्षण किया था और उन्होंने निर्धारित किया था कि उन्होंने बल्कि अधिकारियों को आदेश दिए थे कि 30 अप्रैल 2021 तक ये पलटन बाजार का काम कंप्लीट कर लें। आज 2022 आ गया है, आप जाकर के देखिए कि वहां के हालात क्या है। जी बिल्कुल, यही तो दिक्कत आती है जब ये मुख्यमंत्री हालात इस समय पूरे शहर के हैं। जी बिल्कुल। सीमा जी जवाब दीजिएगा। तमाम बार जब मुख्यमंत्री बदलने को लेकर हम आपसे सवाल करते थे तो पार्टी के द्वारा यही जवाब दिया जाता था कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी का अंदरूनी मामला इस तरह से लोगों की परेशानियों को बढ़ाता है। यही फर्क पड़ता है जब एक मुख्यमंत्री कहकर जाते हैं और आप मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलते हैं। यदि मुख्यमंत्री बदले थे तो काम को भी तो पूरा कराया जाना चाहिए था। सीमा जी शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेमा जी, क्या कहना है आपका? लगातार यहाँ पर कुलदीप राणा जी ने जो तस्वीरें यहाँ पर पेश की हैं, तस्वीर भी उन्होंने साफ तौर पर दिखाई है और उसके बाद उनका कहना है कि जो आदेश पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शायद हेमा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीप बोरा जी आपके पास आएंगे। लगातार ड्रेनेज को लेकर तो हम यहाँ पर बातचीत कर ही रहे थे। जी तस्वीरें आपकी, जी कुलदीप जी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपकी तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। दीप बोरा जी, क्या लगता है आपको? कोरोना को लेकर यहाँ पर जानकारी तो बार बार इस बात का हवाला दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने का ये जो ड्रॉबैक है ये इस तरह से सामने आता है जिससे भाजपा अपना अंदरूनी मामला बताती है। देखिए, एक स्मार्ट सिटी के जो ऑफिसर्स है और उनका स्ट्रक्चर जो बेस है वो अलग है। नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है और माननीय मेयर साहब भाजपा से हैं। बोर्ड तो हेड वो ही लीड कर रहे हैं, बाकी विधायक भी यही थे जी। मुख्यमंत्री चाहे चेंज होते रहे, ये तो दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि 3 मुख्यमंत्री बेरोजगार थे, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार दिया गया, 2 को फिर भी रोजगार कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर बेस तो पूरा स्मार्ट सिटी का ही। अभी जो कुलदीप भाई जी बड़े भाई बता रहे हैं कि नालियां ये पूरे देहरादून में है, सिर्फ पलटन बाजार में स्थिति नहीं है। और जहां मेरा घर है उसके सामने वाला वार्ड है, ये मसूरी विधानसभा में आता है, जहां पे स्मार्ट सिटी का कार्यालय है। अभी कुछ दिन पहले मेयर निधि से नाला बना था और मेयर निधि के नाले से ये स्मार्ट, और जहां पे स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, हास्यप्रद देखिए, जहां पे स्मार्ट सिटी का ऑफिस है वो स्मार्ट वार्ड में है ही नहीं, वो स्मार्ट सिटी में रखा ही नहीं। तो ये भी माननीय मेयर साहब के नाला बना, लेकिन मुझे दुख है कि वो दोबारा चौक हो गया और आगे जब तक इसमें आगे नाला जाके किशन नगर चौक में नहीं बनेगा तो वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो वार्ड स्मार्ट बनाने चाहिए थे वहां पे तो इन्होंने स्मार्ट सिटी का अधीन अपने आप को रखा ही नहीं, तो ये तो दुर्भाग्य है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप इस पे भी चर्चा कीजिए कि 4 विधायक, 1 नगर निगम के बोर्ड के चेयरमैन और ये 2-4 जो अधिकारी हैं, क्या ये पैसे की बंदरबाट और जो एक काली कमाई चुनाव में यूज की गई, ये सारा पैसा वहां गया? मेरा सीधा आरोप जी। सीमा जी जवाब दीजिएगा। सीमा जी सुन पा रही हैं आप दीप जी को? जांच बिठाएंगे जी जवाब दीजिएगा। आरोप सीधे लगा रहे हैं आपके विधायकों पर। डिले का मैं एक्सेप्ट करती हूँ, डिले हुआ है। और जो कुछ का तो कोरोना का कहूंगी कि 2-2.5 साल ऐसे निकल गए, लेबर मिलना मुश्किल हो गई और उसके बाद आचार संहिता लगी, जो जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि हम हमेशा से यही होता है कि जैसे ही चुनाव आते, जो हमारे भी थे, खाली इनके नहीं थे, जैसे ही चुनाव आते तो जो सरकार होती है वो फटाफट शुरू कर देती है रोड बनना ये। लेकिन चूंकि ये स्मार्ट सिटी में था तो इस समय ये नहीं हुआ। तो ये आप ये देखिए कि इसमें आपके लिए खाली नहीं, ये चीज स्मार्ट सिटी होने के कारण खाली डिले की सवाल, वो तो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि आपके 4 नेता जो हैं उन्होंने बंदरबाट की है, जो मनी अलॉट हुआ है उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बंदरबाट का तो अगर ये प्रूव कर दे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे जो नॉलेज मुझे ही नहीं जिस चीज की, तो उसके बारे में मैं क्या जवाब दूं? इनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, तो बेटर है कि ये विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं तो इस चीज को सिद्ध कर दें।
कि कहाँ से बंदरबाट हुई है और कैसे बंदरबाट हुई और किसने किसने बांट लिया। ठीक है, किरण जी के पास जाते हैं। जी किरण जी, यहाँ पर दीप बोरा जी ने सवाल जरूर उठाया, लेकिन जाहिर सी बात है सीमा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, सवाल पर जवाब उनको कोई जानकारी नहीं है और वो बोलेंगी भी इस बात को लेकर। तो यहाँ पर आपके द्वारा जिस तरह से 6 अधिकारियों की बात की जा रही है, आपने आरटीआई भी दाखिल किया है, 5 महीने हो रहे हैं, क्या उस पर आप और भी फॉलोअप लेंगी? कब तक आपको जानकारी अधिक मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं उत्तराखंड क्रांति दल की कार्यकारी महानगर अध्यक्ष हूँ और महानगर की जो हमारे पास वार्ड है, महानगर के अंतर्गत जो है 100 वार्ड देहरादून के आते हैं। और अभी अगर धर्मपुर विधानसभा में हमारे 22 वार्ड है जहां पर कि मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, तो ये कह के मुझे दुख भी हो रहा है कि ये महानगर के 22 वार्ड की मैं बात कर रही हूँ जहां पर जो है वार्डों में नालियां तक नहीं बनाई गई है। और पूरी वहां की जो स्थानीय लोग हैं वो इसी बात से परेशान है कि जो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम किसी को वोट नहीं देंगे इस बार, कि ये यहाँ पे देखिए, बल्कि मेरे फोन में फोटोग्राफ वीडियो भी बने हुए हैं कि यहाँ पर नालियां तक नहीं बनाई गई है। घरों का पानी जो होता है या बरसात में जो 1-1 फुट पानी वहां पर भर जाता है। ये महानगर के 22 वार्ड की बात कर रही हूँ। और कल ही मेरा एक बैठक जो है कैंट विधानसभा में। जी किरण जी, आपका कहना है कि लोगों ने बोला कि वोट नहीं देंगे, इसके बाद वोट की क्या स्थिति रही? क्योंकि महानगर में स्मार्ट सिटी के नाम पर देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ है, वार्डों में नालियां तक नहीं बनाई गई है। तो फिर ये नालियां, सड़कें बना दी गई है, नालियां नहीं बनाई है क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि काम किस तरीके से करना है। इलेक्शन से पहले उन्होंने वार्डों में खाना पूर्ति कर दी, ये नहीं देखा कि इसमें नालियां भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, वोट के नाम पे कुलदीप जी, किरण जी का जिस तरह से कहना है कि तमाम वार्डों में लोगों को परेशानियां जरूर थी, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर तमाम मुद्दे बीजेपी के अंतर्कल है, कांग्रेस के अंतर्कल है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, किसको फ्री दिया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को इतना हावी कर दिया गया कि बेसिक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। क्या लगता है आपको कि वोटर ने जब वोट किया होगा तो क्या इन मुद्दों पर भी वोट किया होगा? नहीं, बिल्कुल इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं इनका ऐसा लगता है कि जनता वर्सेस सरकार रही है, क्योंकि जनता ने चीजों को देखा है, झेला है। यहाँ वो तमाम मुद्दे चुनाव में आए जिनकी जो राज्य विधानसभा से जुड़े हुए नहीं थे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन आम आदमी से जुड़े हुए, प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर किसी ने सवाल उठाने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि विपक्ष भी यहाँ पर उतना प्रभावी रूप से नहीं दिखाई दिया। और ये बात सिर्फ देहरादून को लेकर के ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड उन तमाम 13 जिलों को लेकर के है जहां पर केंद्र सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए भेजा है योजनाओं के लिए, लेकिन उन योजनाओं की जो स्थिति है वहां जाकर के पता लगता है कि किस तरह से चीजों को मतलब मैं तो ये अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही है दिशा में बहुत सारी चीजें दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हालात यहाँ पर केंद्रीय योजनाओं के हो रखे हैं और स्मार्ट सिटी को लेकर के, तो मतलब ये हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम देहरादून के वासी हैं, हमारे लिए भी एक अच्छा सुखद अनुभव वाली बात थी कि चलो देहरादून में चीजें स्मार्ट होंगी, बेहतर होंगी, विश्व मानकों पे देहरादून का नाम आएगा, चीजें बेहतर दिशा में जाएंगी, हमें यहाँ ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, एनवायरमेंट क्लीन होगा, जो जल भराव की समस्याओं से हम खासकर पत्रकार इसमें ज्यादा जूझते हैं, क्योंकि प्रियंका पत्रकारों को ज्यादा शहर में जाना होता है खबरों की कवरेज के लिए। तो ये तमाम सारी चीजें निकल के आ रही थी, तो इसके बाद ये निकल के आया कि जी बिल्कुल। दीप बोरा जी, ठीक है, दीप बोरा जी के पास जाएंगे। दीप बोरा जी, आपने सवाल तो यहाँ आज चर्चा में जरूर उठाया, आप सीमा जी से भी सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन कुलदीप जी का भी जिस तरह से कहना है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपने भी तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत की, पर जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको जितने प्रभावी तरीके से उठाया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं कमी रह गई। देखिए प्रियंका जी, मुझे नहीं लगता कुलदीप भाई कौन से शहर में रहते हैं। अगर देहरादून में रहते हो तो देहरादून के जितने अग्रणी समाचार पत्र है हर 2 महीने पे महानगर कांग्रेस कमेटी के अधीन हमने जाके वहां पे धरने प्रदर्शन किए हैं। एक नहीं, हर 2 महीने, 1.5 महीने में मैं कहूँ तो आपको सारी चीजें लाके अगली बार आप करेंगे डेबिट सब दूंगा। और हमारे अनुसूचित जनजाति के जो राजपुर के विधायक रह चुके हैं उनके यहाँ ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अभी कुलदीप भाई कह रहे थे एक ही विधानसभा में ज्यादा पैसा लगाया, वो राजपुर विधानसभा है, वहीं पे ज्यादा इन्होंने पैसा लगाया। और जो वार्ड स्मार्ट बनने चाहिए थे उसको अंडरटेकिंग ही नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा आप ये देखिए, पार्षद जो होता है हर गली, हर नाली,
हर रोड का वाकिफ होता है। आज तक स्मार्ट सिटी के सीईओ ने, इनके इंजीनियर्स ने या मेयर साहब ने या विधायकों ने कभी पार्षदों से ये नहीं पूछा कि भैया आप बताइए मेरे भाइयों और बहनों कि हम स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ लगाएं। और पार्षद की तरह बताता ये बंदर भाट है 5-6 जनों की, हमारी सरकार बनी तो सीमा डोरा जी सम्मानित हैं बहुत। मैं आपको बता रहा हूं, हम जो ये कह रहे हैं बंदर बाट है, इनके हाथ में देंगे कि ये पैसा, काला पैसा गया कहाँ। ठीक है, आपका कहना है कि धरातल तक प्लानिंग पहुंची ही नहीं है, प्लानिंग भी एसी रूम में की गई है और उसे कहीं ना कहीं साकार भी वहीं बैठकर किया गया है। सीमा जी जवाब दीजिएगा। दीप जी का कहना है कि पार्षदों तक, जो लोग जानकार हैं एरिया के, उन तक प्लानिंग आपकी पहुंची ही नहीं है। जी, मैं इनको बता दूं कि जो करणपुर है, जो सबसे ज्यादा अंदर गलियों में, छोटी छोटी गलियां हैं वहां पर, वो स्मार्ट सिटी में ही आ रहा है। करणपुर पूरा वार्ड जो है, तो उसमें उसका डेवलपमेंट अभी बाकी है, चौड़ीकरण होना। और आप जाएंगे जब प्रेम नगर की साइड, तो वहां पर आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के अंदर ही हुआ है वो चौड़ीकरण। प्रेम नगर नहीं है, प्रेम नगर कैंट बोर्ड है मैम, प्लीज सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो कैंट बोर्ड है, वो नगर निगम में नहीं आता मैम, स्मार्ट सिटी में नहीं आता। मैं कह रही हूँ देहरादून में हुआ तो है ना काम। आप आ जाइए, आप देखिए हर चौराहे पे, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या ना सीमा हो, जी, आपके घर में इस डिबेट में भी 3 लोग बैठकर बोल रहे हैं कि परेशानियां हैं, तो फिर आप जब बोल रही हैं काम हुआ है, तो उन कामों की पिक्चर ही आप पेश कर दीजिए फिर। नहीं, मैं बता तो रही हूँ मैं कि आप कैमरेज की तरफ देखेंगे तो आप ट्रैफिक पुलिस को दोपहर में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। कैमरा, अगर आपने रेड लाइट क्रॉस करी, आपके घर में फोटो के सहित चालान आ जाएगा। तो ये सब चीजें ट्रैफिक को रोकने के लिए ही करी गई है। मैं खुद कह रही हूँ कि डिले हुआ, रीजन बिहाइंड करो ना, और साथ में चुनाव आचार संहिता। ठीक है, कुलदीप राणा जी का एक सवाल और था। सीमा जी, कुलदीप राणा जी का एक सवाल और था कि 4 विधानसभाओं में से 1 विधानसभा में ज्यादा कम हुआ है, ऐसा क्यों? शुरुआत होती है किसी चीज की। राजपुर रोड जो है हार्ट है हमारा देहरादून का। आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो मसूरी की तरफ जाता है, तो वहां से स्टार्टअप कर दिया गया कि चलो काम तो शुरुआत करी जाए। अगले महीने हमारी जो दिल्ली से टीम आ रही है वो भी निरीक्षण करेगी, कहाँ परेशानी है, कहाँ क्या है, वो सब कुछ भी देखा जाएगा। पिछले साल आपको पता है 100 में से 84 नंबर था उनका, हमारा देहरादून का, कि बेस्ट क्लीन सिटी के रूप में। तो आप ऐसे मत कहिए कि नहीं हुआ। हम लोगों ने कूड़े के रूप में देखिए कितनी गाड़ियां घूमती रहती हैं, अवेयरनेस दिखाई कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करिए। तो हो रहा है, पर यह सब कुछ डिले है। लेकिन कुलदीप जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुलदीप जी, आके इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग स्मार्ट सिटी और नगर निगम दो अलग अलग। जी बिल्कुल, सफाई की जो आप बात कर रही है वो पूरे देश में ही हो रहा है। वो यदि नगर निगम का काम है, अगर आप कभी नगर निगम पे चर्चा करेंगे तो हम उसको ही बताएंगे कि वास्तव में देहरादून में सफाई का क्या आलम है। जी, स्मार्ट सिटी पे भी सर बहुत कुछ बनना ही बाकी है। हमारे 3 स्मार्ट स्कूल बनने देहरादून में, 3 स्मार्ट ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदेश दिया था कि जिन जगहों पर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, जिन मुख्य मार्गों पर, वहां के तमाम बिजली के पोल हटा दिए जाए। आज चुनाव आ गया लेकिन वो पोल नहीं हटे। ठीक है, मार्च जब ये कोरोना था और लॉकडाउन स्थिति थी, क्योंकि पत्रकार लोगों को ही थोड़ा बहुत बाहर कवरेज के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान जो तत्कालीन सीईओ थे और देहरादून के डीएम भी रहे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, तो डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने ये अखबारों में ये बयान है, उन्होंने कहा था कि हम मजदूरों को, हम कोरोना काल में मजदूरों को रोक रहे हैं और उन मजदूरों को स्मार्ट सिटी में लगाएंगे, हम स्मार्ट सिटी के कार्यों में व्यवधान आने नहीं देंगे। और हमारे सामने ये काम कई जगह लॉकडाउन में काम चल रहे थे, तो हमें उस समय भी लग रहा था कि शायद ये 2-3 महीने जब लॉकडाउन की स्थिति है तो शायद ये सारा काम निपट जाएगा। लॉकडाउन के बाद जब लोग बाहर आएंगे तो उन्हें एक नया देहरादून दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर बार बार यहाँ पर सीमा डोरा जी कोरोना की स्थिति का हवाला देती हुए नजर आ रही हैं, लेकिन मैं आपको कोरोना की स्थिति के हवाला के अलावा यूपी की यदि बात करें तो मेट्रो को लेकर कई जगह पर इसी पूरे कोरोना में काम हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन खुला है वैसे ही काम हुआ है, तो यहाँ पर नियत की भी बात होती है। किरण जी के पास जाना चाहेंगे। जी किरण जी, बार बार कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि तमाम गतिविधियों के साथ स्मार्ट सिटी के काम में कोरोना हावी रहा है? यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कराने की जो मंशा की जरूरत थी, जो नियत की जरूरत थी, उसमें भी कमी है?
देखिए, ये जो इनकी मंशाई थी वो काम करने की नहीं थी। अगर 6 सीईओ बदले गए तो वो इसी बात का सबूत है कि काम जो है सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा था। और अगर कोरोना काल का ये हवाला भी देते हैं तो कोरोना काल में जब लॉकडाउन खत्म हो गया था उसके बाद तमाम जो काम अपनी पटरी पर चलने लगे थे तो ये काम भी उसी गति से अपनी पटरी पर जाना चाहिए था, क्योंकि सड़क जो कि हमारा चलने का अधिकार जो आम नागरिक का है वो सबसे पहले उसका सुखाधिकार जो उन्हें दिया गया उस पर सबसे पहले काम किया जाना चाहिए था। और अपितु उसे पूरा करने की बजाय जो है जगह जगह गड्ढे कर दिए गए, हर जगह खुदाई, एक जगह खुदाई हो रही है, दूसरी जगह खुदाई हो रही बिना किसी प्लानिंग के, क्योंकि ये खुदाई जो है जबकि ट्रैफिक चल रहा है तो विद प्लानिंग की ये खुदाई की जानी चाहिए थी, जिससे कि हमारी जो यातायात व्यवस्था वो जो है सुचारू रूप से चल सके। तो ये सब पर ध्यान ना देकर इन्होंने जगह जगह जो है खुदाई कर दिया, और खुदाई करने के बाद जो गड्ढे भरे गए वो भी जो है ठीक तरीके से नहीं भरे गए, जिस वजह से जो है कई जगह दुर्घटनाएं भी हुई हैं। जी बिल्कुल। सीमा जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। डीएसएल के अधिकारी अब यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कामों को देखा जाएगा, कौन सा काम रात्रि में किया जा सकता है ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। अब जब इतनी परेशानियां आ गई हैं, ये बेहद बेसिक चीज होती है जब काम की शुरुआत होती है, क्यों इतने देर अधिकारी जाग रहे हैं? तभी अधिकारी बदले गए जब काम नहीं सुचारू रूप से हुआ, तभी अधिकारी बार बार बदले गए कि काम ढंग से करो और जल्दबाजी में कराइए, काम जल्दी से कराइए। लेकिन मैं तो खुद आपसे एक्सेप्ट करूंगा आपके सामने कि काम डिले हुआ, और ये भी ठीक है कि जो अधिकारी बदले गए उन्होंने प्लानिंग से काम नहीं करा। अगर खुदाई होनी थी तो पहले जितनी खुदाई हो उसका काम पूरा करने के बाद नेक्स्ट खुदाई करो। ये नहीं होता कि पूरा शहर पहले खोद दो और धीरे धीरे। ठीक है, दीप जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात रखें। देखिए, अधिकारी बदले नहीं गए जी, ये मुख्यमंत्री जितने बदले हैं भाजपा ने, उसने अपना अधिकारी यहाँ पे बिठाने का, मुख्यमंत्री जो भी बना है माननीय, उन्होंने अपने अधिकारी बिठाए हैं। वो बंदरबाट ऐसे हुई है, ये आरोप है और सिद्ध करके आपको बताएंगे। और एक अधिकारी तो खुद हाथ जोड़ के चला गया, भैया मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उनका नाम भी आपको टाइम आने में बताएंगे। तो अधिकारी भी तो खुद मुख्यमंत्री जब बदले उसने अपना अधिकारी ठीक है। समय हमारे पास कम है दीप बोरा जी, मैं चाहूंगी आप भी इस विषय पर यदि आप आगे काम कर रहे हैं तो जरूर अभी मजबूत विपक्ष की तरह, और उसके बाद 10 मार्च के बाद इससे फैसला आता है उस पर कहीं ना कहीं जनता का फायदा जरूर होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जी बहुत धन्यवाद, सीमा जी बहुत धन्यवाद आपका, किरण जी हमारे साथ जुड़ी थी बहुत धन्यवाद, और कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। इसके अलावा हेमा भंडारी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी, उनका भी बहुत धन्यवाद। देवभूमि के दंगल में लगातार आज हम खस्ता हाल सड़कों की बात कर रहे थे। देहरादून में जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर प्लानिंग तो बहुत की गई थी, लेकिन चुनावी साल में भी खस्ताहाल सड़कों में लोग अभी भी मजबूरी में उन्हीं सड़कों के साथ जीने को मजबूर हैं, और तमाम परेशानियां इसके साथ ही साथ पेश आती है। देखना यह होगा कि एक बार फिर से 10 मार्च को जब परिणाम सामने आते हैं तो उसके बाद भी अगली सरकार क्या जनता की इन समस्याओं को एक बार फिर से सुनकर उनकी परेशानियां दूर करने का काम करती है या नहीं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।